हेलो दोस्तों। करंट प्लस के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन का मूल उद्देश्य है 40 से 45 दिनों में हम 90 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हम ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, ऐसे बिंदु को डिस्कशन करेंगे चाहे उसका संबंध करंट अफेयर से हो या स्टैटिक से हो, और ये हमारे एग्जाम तक चलेगा। बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करें या उसका हाईलाइट करें। तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें जो भी हमारे सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे दिखाया गया है, जिससे कि पिछले कई वर्षों में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी प्रश्न पूछेंगे। बचता है प्रश्नों की प्रवृत्ति के बारे में, प्रश्नों के पैटर्न के बारे में, तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है उन सब बिंदुओं को भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी 3 और सेशन हो चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उन सेशन को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए भी काम करने वाले हैं और आप में से 71 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो पर्सनली जुड़ सकते हैं इस चैनल से, हमसे भी जुड़ सकते हैं। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाएंगे आफ्टर प्रीलिम्स 17th वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है उसमें लिगेसी वेस्ट की बात की गई है। क्या होता है लिगेसी वेस्ट? अगर आपको ये प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसका संबंध पर्यावरण अवशिष्ट से है, अंतरिक्ष अवशिष्ट से है, ई अपशिष्ट से है या इस तरह की चीज़ें। तो आपको याद रखना है जो डेली म्यूनिसिपल वेस्टेज होता है डोमेस्टिक वाले, इसका संबंध उससे है। आप देखते होंगे जब आप बड़े शहरों में रहते हैं या कहीं शहरों में जाते हैं, आपको बड़े बड़े कूड़े का ढेर दिखता है, उसका संबंध इसी से है। इसमें जो स्वच्छ भारत 2.0 था उसके तहत इसको ख़त्म करने की बात हुई थी। जो रिपोर्ट आए हैं वो काफ़ी कम इसमें हुआ है और इसका आवासन और शहरी मंत्रालय के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। जो अगला है हमारा है जुआंग जनजाति के बारे में। क्या है ये जुआंग जनजाति, क्यों चर्चा में रहा है? कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है इसके तहत इसको आवास का अधिकार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। सीधे यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। ये कहाँ के है? ये ओडिशा के जनजाति है, क्योंझर जिले में इसका मूल निवास है। इसके साथ साथ ही जोंग, कोडी, भुइयाँ, भाड़िया जो एमपी की जनजाति है, कमार जो छत्तीसगढ़ में है, इसको भी अधिकार दिए गए हैं। और ये अधिकार जो दिया गया है ढेवर समिति के आधार पे, इसके तहत इस जनजाति समूहों को पीवीजीटी के तहत इसमें शामिल किया गया है और इसी के तहत इसको राइट का आवास का जो अधिकार है वो दिया गया है। और देख लीजिए इसमें जो सर्वाधिक संख्या इसकी जो है उड़ीसा में है। इस तरह की जनजाति की जो पीवीजीटी है इसके सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है। ये इस तरह से प्रश्न पूछते भी है। बीपीएससी में इससे पहले भी एसटी को लेकर पूछा गया था, 4-5 स्टेट का नाम दिया गया था। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान रखना है। जुआंग जनजाति ना अभी भी जो है पत्तों से बने पोशाक को पहनते हैं और उसको पटुआ बोला जाता है। उसके जो पत्ते के पोशाक होते हैं तो पटुआ बोला जाता है। ये सीधे पूछा जा सकता है कि पटुआ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योंकि देखिए दोस्तों, आने वाले समय में जो अगर क्वेश्चन के पैटर्न बदले जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि इकोलॉजी एंड कल्चर, ये 2 सेक्शन को शामिल किया जाएगा, जिसका झलक 69th में दे दिया गया है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसके लिए हम, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अलग से भी इसको लिए काम करवाएंगे, इकोलॉजी और जो कल्चर का है उस पर। लेकिन इसके लिए आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद है रीसेट, एक परियोजना है। देखते हैं क्या है। रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिसकी उम्र 20 से 50 वर्ष है और जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है या बड़े बड़े मेडल जीत कर आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें क्या होता है, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए या उसके क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको कौशल प्रदान किया जाता है, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। प्रारंभ में ये जो होगा ये शैक्षणिक स्तर पर होगा, जैसे 11-12 के स्कूली कक्षा में ये लागू किया जाएगा। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम। कहाँ है बनाया गया है? ये हुमायूं मकबरा दिल्ली में बनाया गया। आपको ये याद होना चाहिए कि यूनेस्को ने 1993 में इसको मान्यता दिया गया था। ये हुमायूं मकबरा जो दिल्ली में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो यहीं पे म्यूजियम बनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के तहत ये काम करता है। अभी हाल में नई दिल्ली में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसकी 46वां बैठक हुआ था। उसमें जो थीम था विकास भी और विरासत भी, ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें जो चाराई देव मोइदम है, इसको जो कि असम में है, अहोम राजवंश से संबंधित है, एक तरह से कब्र है। इसको
43वां हेरिटेज साइट घोषित किया गया है जो भारत में है। इसके पहले भी जो 42वां है होयसल मंदिर परिसर को घोषित किया गया था। उसके बाद जो 41 है शांति निकेतन को, जो कि वेस्ट बंगाल में है, आपको लोगों को पता होगा, इसको घोषित किया गया था। तो ये 41वां, 42वां, 43वां सीधे आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। एक तरफ ये नंबर दे दिया जाएगा, एक तरफ ये सब दे दिया जाएगा और कहेगा आप इसको मिलान करिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ही यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमारे मुगल एरा के या दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर है, उसको आपको यहाँ से याद रखना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। अगला है 17वां दिव्य कला मेला। कहाँ पे ये आयोजित किया गया है? रायपुर में। इसका संबंध किससे है? सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के जो दिव्यांग विभाग होते हैं उसके तहत ये आयोजित किया गया है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो मूल उद्देश्य है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों को या कारीगरों को उनके द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाते हैं, इसमें दिव्यांग लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें बनाया जाता है उसका प्रदर्शन करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। उसके बाद है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया और यूएसए के बीच। यही इंपॉर्टेंट है, तो सीधे पूछ देगा कि इस तरह का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, आपको ये याद रखना है। इसमें जो चीज़ों पर काम किया जाएगा, जैसे अवैध आयात निर्यात स्वामित्व की रोकने के लिए, जो इसका जैसे आप लोग काफ़ी बार सुनते होंगे न्यूज़ में कि बहुत बड़ी मंदिर है, वहाँ से मूर्ति चोरी हो गई है। अभी 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है ये, जो 1970 का कन्वेंशन है उसमें इन चीज़ों का उल्लेख है। इस तरह के आयात निर्यात को इलीगल माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति कोष का गठन किया गया है। इसका संदर्भ किससे है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, जो मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए। इसका जो मूल उद्देश्य है, इस कोष का उपयोग कहाँ किया जाएगा? जो भी हमारे कल्चरल चीज़ें हैं, चाहे उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, मूर्ति हो, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए ये कोष का गठन किया गया है। अगला हमारा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भवन के बारे में है। इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, राष्ट्रपति भवन और जो हमारा पुराना संसद भवन है उसके बारे में, दोनों के बारे में आपको डिटेल्स देखना है कि इसका आर्किटेक्चर किसने बनाया था, कब बना था, किस लिए बना था, शुरुआत कब हुई, कब बना, कब खत्म हुआ, इन चीज़ों को कब से इसमें सारी चीज़ें होने लगा, ये आपको होमवर्क के रूप में याद करना है। ये आप याद रखिए। ये चर्चा में इसलिए है दोस्त क्योंकि राष्ट्रपति भवन दो जो हॉल है, अशोक हॉल और दरबार हॉल, इसी का नामकरण बदल दिया गया, इसी का नाम बदल दिया गया है, इसी को याद रखना है। जो अशोक हॉल है उसको अशोक मंडप नाम दे दिया गया है, जो दरबार हॉल है उसको गणतंत्र मंडप नाम दे दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं, आप देखते होंगे कि अशोक चक्र दिया गया है, जो सिटीजन अवार्ड होते हैं वो दिया जाता है, राष्ट्र जो भारत रत्न है, पद्मश्री है, इस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं। तो वो कहाँ दिया जाता है? गणतंत्र मंडप, जिसका नाम अब हो गया है दरबार हॉल में। उसके बाद अशोक मंडप में क्या किया जाता है? जो महत्वपूर्ण समारोह होते हैं, आयोजन होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का जो मुलाकात होता है, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, उनके बीच जो हमारे समझौते होते हैं देश के, तो इन्हीं मंडप में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप अगला है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 आया है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, देख लेते हैं। बहुत ही समरी इसका किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा। पृथ्वी की भूमि का लगभग कहा जाता है 31% अब हिस्सा जो है वन से ढका हुआ है, और जबकि आपको पता होना चाहिए 33% चाहिए, अभी भी कम है। औसत वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इसमें कहा गया है कि भारत बंजर भूमि के विकास में, मतलब उसको और अच्छा बनाने में, और कृषि वानिका का विस्तार देखा गया है। इन्हीं चीज़ों के आधार पर ये अपना ग्रोथ जो है बढ़ाया है। साथ ही साथ 2027 तक 20% ऐसे वृक्ष का जो है उसको आधार को कीटों से खतरा है, ये चीज़ को इसमें हाईलाइट किया गया है। आगे देखिए, विश्व में मैंग्रोव क्षेत्र जो है लगभग 14.8 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें कहा जाता है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इसका लगभग 44% क्षेत्र का विस्तार इसमें ही है। अगर सीधे पूछा जा सकता है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कि कहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यहाँ इसको ज्योग्राफी से जोड़ दिया जाएगा, तो आप इसका कंक्लूजन निकाल लीजिए। FAO के बारे में हम देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, भुखमरी पोषण के सुरक्षा में सुधार के लिए काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 194 सदस्य प्लस एक यू, इसके लगभग 195 सदस्य इसमें है, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम में है, आपको ये याद रखना है। एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्टल के बारे में है, यूविन पोर्टल है। क्या है ये?
ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसका पंजीकरण किया जाएगा इस पोर्टल पे, उसके आधार और मोबाइल को यूज़ करके। इसमें जो बच्चों को दी जाने वाली 25 तरह की टीकाएँ हैं, इसी का एक सर्वर तैयार किया जाएगा, एक डेटा तैयार किया जाएगा। होता क्या है कि लोग टीका दिला के भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है, तो उन चीज़ों के संरक्षण के लिए, उन चीज़ों के दोहराव से बचने के लिए, ताकि उस पर साइड इफेक्ट ना हो, उन्हीं चीज़ों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला है दोस्त, चांदीपुरा वायरस है, काफ़ी ये चर्चा में रहा है। इसके रोग वाहक जो होते हैं, सीड फ्लाई कीट के द्वारा ये फैलता है, आपको याद रखना है। गुजरात में देखा गया है, रेबडोविरिड परिवार की ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वायरस आपको याद रखना है। पहली बार ये 1965 में महाराष्ट्र में देखा गया था। जो 15 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है। CHPV इसको कहा जाता है और इसका उपचार उपलब्ध नहीं है। तो इस सेशन में हम इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे और हम उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिसका संबंध सीधे प्रीलिम्स में हो सकता है। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में BPSC को लेकर सभी तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और आपके कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद करेगा। समय धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है, 2 महीने का समय मिल गया, आपको एक और मौका मिला है। आप इस समय को गवाइए मत, अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।